हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल। तो इसमें हम कैलकुलेट करेंगे सर्कुलर कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो ये डिस्कस करेंगे। और बी का एवोल्यूशन करने के बाद में उसमें अप्लाइड क्वेश्चन देखेंगे, क्या क्या क्वेश्चंस कॉम्पिटिशन्स में पूछे जा रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिकों में ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी पूछा जाता है कॉम्पिटिशन्स में। इवन दो जो एग्जाम पीसीएस आईएएस के मुख्य परीक्षाएं दे रहे होते हैं वहाँ भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ग्रेजुएशन के लेवल पे भी, और इवन दो 12th के स्टैंडर्ड पे भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं से कहूँगा कॉम्पिटिशन्स के प्रोस्पेक्ट से भी, क्योंकि हमारी सभी वीडियो कॉम्पिटिशन के प्रोस्पेक्ट से तैयार की जाती हैं। तो उसी प्रोस्पेक्ट्स में मैं बताना चाहूँगा कि पहले एक सर्कुलर कॉइल ले लें। एक मैं सर्कुलर कॉइल बनाए देता हूँ और फिर उसके सेंटर से सर्कुलर कॉइल के, ये एक सर्कुलर कॉइल मैंने बना दी है, दिस वन। इसका ये सेंटर ले लिया, सेंटर से एक पॉइंट पी ले लें जो कि एक्स डिस्टेंस पे है सेंटर से। इस कॉइल में करंट फ्लो करा दें आई। इसका एक छोटा सा सेगमेंट ले लें डी एल, इसको पॉइंट पी से मिला दें जिसके ऊपर हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं, पॉइंट पी। इसकी रेडियस को आर ले लें और इस डिस्टेंस को स्मॉल आर ले लें। यहाँ पे एंगल ए फाई बना लें। इसके कंपोनेंट को भी ब्रेक करना होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड भी इधर की तरफ जाएगा, ये भी एंगल हमारा फाई होगा। यहाँ ऊपर के कंपोनेंट और ये नीचे वाला जो कंपोनेंट है करंट का, वो इस कंपोनेंट को, इधर वाले कंपोनेंटों को, जो मैग्नेटिक फील्ड इधर से जनरेट होगा वो तो सारा का सारा इधर की तरफ जाएगा। पहले तो हम टी भी लिखेंगे बायो-सावर्ट लॉ से। पहले फिर से देखें इसमें क्या किया जा रहा है। सेंटर है पॉइंट ओ पे, ओ से पॉइंट पी जो कि डिस्टेंस एक्स के ऊपर है, और इसकी रेडियस आर है सर्कुलर कॉइल की। इसमें करंट आई फ्लो करा दी गई है इस दिशा में, और डीएल जो सेगमेंट है उसके कारण इस पॉइंट के ऊपर जो कि यहाँ से आर डिस्टेंस पे है। पहले हम टी भी कैलकुलेट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड, और वो डी भी किसकी हेल्प से कैलकुलेट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ द बायो-सावर्ट लॉ। तो डी भी हमारा कैसे निकाला जाएगा इस सेगमेंट के कारण। डी भी हमारा होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये बेसिकली जो हमारी फॉर्म होती है वो लिखी जाती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। और डीएल जो सेगमेंट है, जो ये हमने सेगमेंट लिया है, और जो ये रेडियस वेक्टर है, और ये डीबी जो जाएगा, ये दिख तो ऐसा रहा कि जैसे इस प्लेन में है, लेकिन इसमें नहीं होगा। जो प्लेन जिसके अंदर आप, जैसे ये हमारा सर्कुलर कॉइल है, मैं बनाने का प्रयास करता हूँ, इसका एक छोटा सा सेगमेंट लिया है। तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं तो बी इस ऐसे जाएगा, इस तरीका से, इस प्लेन में। उस प्लेन में लाई नहीं करेगा क्योंकि वो डीएल और आर दोनों के परपेंडिकुलर होगा। जब यहाँ आई डी एल क्रॉस आर को खोलेंगे तो ये डी एल और आर और इन दोनों के बीच का एंगल, और ये जो डी एल है, जो सेगमेंट ले रखे हैं और रेडियस वेक्टर ले रखे हैं, जो यहाँ पे हमारा ये एंगल बन के आएगा, ये पूरा का पूरा, वो हमारा 90 का होगा। तो जब हम 90 का एंगल लेकर चलेंगे तो यहाँ पे हमारा ये जो वैल्यू है साइन थीटा की, वो हमारी कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन पाई बाई 2 अपॉन आर स्क्वायर। आई डी एल जो सेगमेंट है, जो हमारे सेगमेंट है, और ये रेडियस वेक्टर, इनके बीच में जो एंगल होता है वो हमारा कितना होता है, पाई बाई 2, 90 एंगल इसके जस्ट परपेंडिकुलर प्लेन में होता है। जैसे हमारा ये ऐसे जा रहा है, ये हमारा पॉइंट है आर, तो ये इस तरीका से टी भी जाएगा दिस, और ये जो एंगल पूरा बनेगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 90 का होगा। तो यहाँ हम इसकी वैल्यू को जब कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू हमें देगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई टी एल अपॉन आर स्क्वायर। और जब बी निकालेंगे, नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करें,
वो हमारा आएगा इजकल टू dB और साइन फाई। ये वैल्यू हमारी मिलेगी। पहले मैं एक बार पूरा रिजल्ट निकाल कर देता हूँ, फिर उसके बाद डिस्कशन दूंगा पूरा। म्यू नॉट I अपॉन 4πr³ और dl, और साइन फाई जब यहाँ पे एंगल लेंगे, साइन फाई देखिए यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, दिस अपॉन दिस। इस r² की वैल्यू को डायग्राम से देख सकते हैं हम, r² प्लस x² होगा, क्योंकि ये हम किससे ले रहे हैं, ये r ये x, r क्या दी जा रही है, रेडियस ऑफ सर्कुलर कॉइल, रेडियस ऑफ सर्कुलर कॉइल, दिस इज द वैल्यू ऑफ r। x क्या है, x है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द पॉइंट एट विच हम क्या चाहते हैं, वी वांट्स टू कैलकुलेट B, मैग्नेटिक फील्ड। I क्या है, जो करंट फ्लो कर रही है किसके अंदर, करंट फ्लोइंग इन द कॉइल। X भी डिफाइन हो गया, I भी हो गया। dB क्या है, dB इसके कारण जो DL सेगमेंट है इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड है। मैं थोड़ा सा तुम्हें आइडिया देने का प्रयास करूं तो किस तरीका से मैं इसे समझा सकता हूं जो आसान आपके लिए पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में बेसिकली अंतर क्या होता है, इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम डायग्राम लेकर चलें तो एक चार्ज रिंग का ले सकते हैं। यहाँ रिंग होती है, रिंग के ऊपर पूरे पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है इस तरीका से। जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो हम ऊपर के सेगमेंट को, नीचे के सेगमेंट को देखते हैं। इसके कारण चार्ज अगर हम यहाँ पे ले करंट की जगह पे, तो इसके कारण जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर की तरफ जाएगा, और जो इधर से नीचे वाले हिस्से से आएगा वो इधर की तरफ जाएगा। तो दोनों कंपोनेंटों में हम क्या देखेंगे कि जो नीचे से आएगा, अगर हम चार्ज लें, देखो इस तरीका से समझें, मैं एक बार डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि उससे आसान होगा। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सदा ही इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन समझने के लिए थोड़ा सा हमें एफर्ट लगाना पड़ता है, क्योंकि उसका जो प्लेन है वो कई बार क्या होता है, उस प्लेन में लाई नहीं करता जिसके अंदर हम डायग्राम बना रहे होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड कहीं और जाता है। जैसे हमने चार्ज लिया, चार्ज का एक सेगमेंट यहाँ लिया और एक ये लिया रिंग के कारण, और यहाँ पे हम सपोज किया इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं एक्स डिस्टेंस पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या करेंगे, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इधर की तरफ जाएगा, और इस वाले सेगमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इधर की तरफ जाएगा। तो दोनों में हमने क्या किया, ऊपर के सेगमेंट से और नीचे के सेगमेंट से क्या देख लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देख ली, ये इधर की तरफ और इसके कारण इधर की तरफ। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वो हमारी जो जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं उसके अलोंग उसकी डायरेक्शन होती है। तो जब हम इसका कंपोनेंट ब्रेक करेंगे इस वाले का, तो इसका एक कंपोनेंट तो ऊपर की तरफ आ जाएगा, एक कंपोनेंट इसका इधर की तरफ आ जाएगा इसका। अब ऐसे इसका तोड़ेंगे तो इसका एक कंपोनेंट तो इधर की तरफ आ जाएगा और एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा। ये दो कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएंगे, और ये वाले कंपोनेंट जो इधर की तरफ आए थे ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो अगर ये हमारा एंगल है, हम थीटा ले लें, तो यहाँ से ये एंगल भी थीटा होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ और इधर की तरफ आएगा तो कॉस में जाएगा, इस एंगल के कॉस में जाएगा। तो कॉस कंपोनेंट ऐड होते हैं किसमें, इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर जाता है, तो कॉस की बजाय वहां पे क्या लेना होगा, साइन। तो वहां पे कंपोनेंट हमारा साइन लिया जाता है, dV sin फाई। तो कॉस के कंपोनेंट में क्या होगा कि जो हम इस वाले को लेके चल रहे हैं, इधर के कंपोनेंट जो ऊपर की तरफ से आएंगे और जो इधर की तरफ से आएंगे, ये वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, ये वाला कंपोनेंट इस वाले से कैंसिल आउट हो जाएगा। जब ये कंपोनेंट आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो ये वाला बचेगा, और ये जो वाला कंपोनेंट होगा वो कैसा बनेगा हमारा, साइन फाई। क्योंकि एंगल फाई है तो कॉस तो इधर जाएगा और साइन इधर आएगा। क्योंकि डायग्राम में हम क्या देख रहे हैं, डायग्राम में यहां से आसान ये इसलिए है क्योंकि यहां पे हम देख रहे हैं कॉस कंपोनेंट जो है वो ऐड होंगे, कॉस थीटा कंपोनेंट। और हम क्या जानते हैं, इसी कहानी को अगर हम अब क्या करें, यहां पे कॉइल कर दें, तो ये जो चार्ज है वो चार्ज जो होगा मूवेबल होगा। करंट क्या है, करंट इज नथिंग अदर देन कि ये चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, उसी को तो करंट बोलते हैं।
तो हमारे पास में क्या होगा कि अगर ये चार्ज जो हमारा यहाँ पे हमें करंट में बदलना हो तो यहाँ पे करंट पहुंच जाएगी। करंट से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। चार्ज जब स्टेशनरी अवस्था में होता है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, कॉस कंपोनेंट ऐड होते हैं। जो हमारा करंट होती है उसमें साइन थीटा जो कंपोनेंट है वो हमारे ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे है, जब हम इसकी वैल्यू को लेकर चलेंगे तो यहाँ डीएल और साइन फाई देखें डायग्राम में कितना बन रहा है बच्चों, आर अपॉन स्मॉल आर। तो आर अपॉन, हाँ यहाँ देखें आर स्क्वायर हो गए हैं, आर स्क्वायर। तो ये म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर डीएल आर बाई आर। अब ये जो क्वांटिटी है बाकी की जो ये सब फिक्स है, म्यू नॉट आई आर अपॉन 4 पाई आर क्यूब। और डीएल हमारा कितना आ जाएगा बच्चों, डीएल आ जाएगा, पूरा का पूरा इंटीग्रल करेंगे इस पूरे लूप के लिए। तो इंटीग्रल डीएल की वैल्यू कितनी ले लोगे, 2 पाई आर। तो ये 2 पाई से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स। तो यहां से वैल्यू हमारी आ जाएगी म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसपे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। महत्वपूर्ण चीज इसमें क्या है कि जब हम चार्ज में और इलेक्ट्रिक फील्ड में जाते हैं, चार्ज के करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं, तो अगर यहां पे देखेंगे तो इसका जो पूरा का पूरा पोर्शन है, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, लाइन ऑफ फोर्सेज इस सब इधर वाले से कट जाएंगी, तो यहां 0 होगा। यहां इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड और इधर वाले के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे ऐड होगा और परपेंडिकुलर प्लेन में लाई करेगा, तो बी यहां पे क्या होगा, ऐड होगा। तो यहां पे हम एक्स की वैल्यू को अगर हम 0 कर दें, एट एक्स बराबर 0, कौन सा पॉइंट होगा बच्चों, सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल। तो वो हमारा कितना बन जाएगा, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। और अगर आप थोड़ा सा इसका एडवांटेज देखें किस तरीका से सर्कुलर कॉइल का केस आता है, तो हमें एक चीज पता है कि जब इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम के अंदर बोहर ऑर्बिट में घूम रहा होता है तो n बराबर 1 ऑर्बिट में उसकी रेडियस जो होती है वो 0.53 एंगस्ट्रॉम होती है, और करंट जो फ्लो होती है वो होती है 1.06 मिली एम्पियर। तो यहाँ इसका एडवांटेज हम कहाँ उठाते हैं, बोहर मॉडल में। एडवांटेज कैसा उठाते हैं, जब बोहर मॉडल के हिसाब से डिस्कस करते हैं तो बोहर मॉडल में हाइड्रोजन के लिए जब जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है, हाइड्रोजन के लिए जब हम जाते हैं तो हाइड्रोजन के जाने के समय पर हमारे पास क्या होता है कि जो आई है उसकी वैल्यू को हम लेके चलते हैं ई अपॉन टी। ई अपॉन टी को लेते हैं 2 पाई आर अपॉन वी, ये हमारा आ जाएगा ई अपॉन 2 पाई। वी जो होती है हाइड्रोजन के लिए उसकी वैल्यू होती है सी जेड अपॉन 137n, और आर जो हमारा होता है वो हमारा होता है ए नॉट, बोहर रेडियस, एन बराबर 1 ऑर्बिट में। तो अगर हम यहां से वैल्यू को कैलकुलेट करें, आई बराबर ई अपॉन टी लें, टी को 2 पाई आर अपॉन वी कर दें, क्योंकि क्या होगा, पूरी रेडियस जो होगी, अगर रेडियस आर है तो जो ऑर्बिट पूरी घूमेगी उसकी सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होगी, और वेलोसिटी वी से माने कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो करंट पता चलेगी। यहां से कोई बता सकता है कितनी आएगी ये वैल्यू सॉल्व करके, 1.06 मिली एम्पियर। दिस इज द वैल्यू। और वैसे आपको बताऊं, आर की जो वैल्यू होती है रेडियस की वो n स्क्वायर ए नॉट होती है, तो ये फॉर्मूला बनता है 1.06 मिली एम्पियर अपॉन एन क्यूब, यहीं से आता है। अब अगर हमें आई है पता हो, रेडियस हमें पता है, इलेक्ट्रॉन बोहर ऑर्बिट में घूमता है, तो बी कैलकुलेट हो जाएगा। तो बी की कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, बी हमारा जो आता है वो आता है बोहर रेडियस में, इन बोहर रेडियस बी आ जाएगा हमारा म्यू नॉट, आई की जगह पे क्या रखते हैं 1.06 गुणा 10 की पावर -3 अपॉन
एन क्यूब इंटू 2 और आर एन की जगह पर रख दें एन स्क्वायर इंटू ए नोट। अब आपको क्या पता है, म्यू नोट की वैल्यू पता है, कितनी होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। ए नोट कितना होता है बच्चों बोर रेडियस के लिए 0.53 एंगस्ट्रॉम। और जब इन वैल्यूओं को हम पूरी पुट कर देंगे तो बी हमारा कितना बन जाएगा यहाँ 12.56 टेस्ला अपॉन एन की पावर 5। एक तो हमारा ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसी पे बेस है ये, क्योंकि यहाँ कंसेप्ट लगा दिया आपने आर एन बराबर एन स्क्वायर ए नोट करने लगा दिया और बी का ये फॉर्मूला ले लिया म्यू नोट आई अपॉन 2 आर। क्योंकि बोर के हिसाब से क्या है, बोर के हिसाब से एक जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो इलेक्ट्रॉन घूमते समय पे एक करंट लूप की तरह बिहेव करता है और बोर के हिसाब से ऑर्बिट की शेप सर्कुलर होती है। तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकल जाएगा यहाँ से 12.56 टेस्ला अपॉन एन की पावर 5। अगर इलेक्ट्रॉन एन बराबर 1 ऑर्बिट में है तो वो कितना टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा 12.56। इस फील्ड को कहते हैं इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप हाइड्रोजन के केस में इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है इन केस ऑफ हाइड्रोजन। तो कितनी आ गई बच्चों, एन बराबर 1 ऑर्बिट में ग्राउंड स्टेट में आंसर आ जाएगा 12.56 टेस्ला। और अगर एन बराबर 2 में लोगे तो इसको कहेंगे FES फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो 12.56 को किससे डिवाइड करें, एन की पावर 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 अपॉन 32 टेस्ला। ये कब लगेगा फॉर्मूला, जब इलेक्ट्रॉन एन बराबर 1 में ना घूम के किस में घूम रहा हो, एन बराबर 2 में घूम रहा हो एक्साइटेड स्टेट में, तो बी इतना पैदा होगा। लेकिन होता क्या है, वहां केवल और केवल 10 की पावर -1 सेकंड को ही जाता है, ऊपर की स्टेटों में कम समय रुकता है, इसलिए ज्यादा क्वेश्चन की संभावना किसकी है, इसकी है 12.56 टेस्ला। यहाँ पे क्वेश्चंस की किसकी संभावना है, ग्राउंड स्टेट एन बराबर 1 में करंट कितनी पैदा करेगा 1.06 मिली एम्पियर। तो यहां से हम इस एक्सप्रेशंस को आगे बढ़ाएं, इसके कुछ और एप्लीकेशंस देखें बी के एक्सप्रेशंस। तो बी की वैल्यू को देखेंगे तो यहां से हमारा बी जो आ जाएगा वो आ जाएगा म्यू नॉट आई इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब। देखें इस एक्सप्रेशंस को मैंने इसी फॉर्म में लिख लिया, यहां से म्यू नॉट आई और यहां पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। क्या किया है फॉर्मूले में, पाई से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और पाई से नीचे कर दिया। क्यों किया, आई इंटू ए, आई इंटू ए किसको कहते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट। तो ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा बी का किस फॉर्म में, म्यू नॉट मैग्नेटिक मोमेंट एम अपॉन 2 पाई आर क्यूब। where m is equal to magnetic moment of coil। तो B दो चीजों पर निर्भर किया, m पर, और B निर्भर किया 1/r क्यूब के ऊपर। ये कंसेप्ट किसके लिए समझा रहा था मैं, रिंग के लिए। क्यों समझा रहा था कि रिंग को ही हम कॉइल में कैसे बदलें और चार्ज के कंसेप्ट को इलेक्ट्रिक करंट के लिए कैसे यूज करें। तो यहां क्या कर रहे थे, यहाँ और यहाँ दोनों रिजल्टों में देखेंगे तो कॉस और साइन का इम्पैक्ट पड़ेगा। कॉस और साइन का इम्पैक्ट कैसे पड़ रहा है कि वहां कॉस के कंपोनेंट ऐड हो रहे हैं
जो हमारा यहाँ से हमने एंगल लिया है, और यहाँ पे इस वाले कंसेप्ट में साइन के होंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो जो कॉस पे थ्योरी लगी है वो थ्योरी कॉस की बजाय किस पे अप्लाई होगी, साइन पे। तो यहाँ पे बी के जो एक्सप्रेशंस हैं उसमें याद रखें कि इस कंसेप्ट को आपको यूज करना है। साथ साथ ये भी याद रखें कि जब हम बी की वैल्यू को, नेट मैग्नेटिक फील्ड को निकालेंगे, तो यहाँ डी बी साइन फाई लेंगे, और साइन फाई इसलिए लेंगे कि जो हमारा यहाँ रिंग के अंदर कॉस कंपोनेंट ऐड होते हैं, यहाँ पे साइन कंपोनेंट ऐड होंगे, क्योंकि दोनों में π/2 का अंतर होता है। कॉस को π/2 एंगल से अगर हम रिप्लेस कर दें, उसमें π/2 कॉस थीटा अगर हम ले रहे हैं, उसमें π/2 माइनस थीटा लेंगे तो तुरंत से साइन में बदल जाएगा। तो क्योंकि जो हमारा लूप है, प्लेन जो जाता है, वो सदा मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शंस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के मुकाबले कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है। मैंने एक चीज आपसे पहले ही बता रखी है, फिर से एक बार क्लियर कर रहा हूँ, ई का एवोल्यूशन सदा आसान होता है बी के मुकाबले, क्योंकि ई में क्या होता है, डायरेक्शन सीधी होती है बतानी, क्योंकि डायरेक्शन सीधी क्या होती है, जो हमारा जिस पॉइंट पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं जहाँ चार्ज है, उस रेखा को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगी। तो वहाँ पे बहुत ईजी पड़ता है डायरेक्शंस, और यहाँ पे जो प्लेन होता है आई डी एल का और आर का, उन दोनों के परपेंडिकुलर जाता है बी। तो डायरेक्शंस इंपॉर्टेंट होती है। एक लेक्चर में मैं सारे लॉ बताऊंगा डायरेक्शन के, जिसमें केवल डायरेक्शन ही पढ़ाऊंगा कि किस तरीका से बी की डायरेक्शंस देखी जाती हैं, क्योंकि बी की डायरेक्शंस पे भी एक लेक्चर पूरा होगा, उसमें सारे लॉ जितने भी हैं मैग्नेटिक फील्ड के, उन्हें सब डिस्कस करूंगा एक लॉ में। तो वहाँ से आप डायरेक्शन देने भी सीखेंगे, क्योंकि डायरेक्शन भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण बात है उसको ध्यान दें कि मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वो है μ0I_r² r² प्लस x² की पावर 3/2, जहाँ x डिस्टेंस है सेंटर से उस पॉइंट की p की, जहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं। उसके अलावा r क्या है, रेडियस है सर्कुलर कॉइल की, I क्या है, जो इसके अंदर करंट फ्लो कर रही है, और बाकी इसमें कोई ऐसा वेरिएबल नहीं है जो आपको नहीं पता हो। μ0 परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस है, और अगर यहाँ पे कोई माध्यम भरा हुआ है, फ्री स्पेस नहीं है, तो μ0 रिप्लेस हो जाएगा म्यू से। अगर यहाँ पे माध्यम है और फ्री स्पेस नहीं है, यहाँ पे हम क्या कंसीडर करके चले हैं, फ्री स्पेस है। अगर फ्री स्पेस नहीं है, कहता है कि माध्यम है, तो फिर माध्यम की क्या देगा, परमेबिलिटी। साथ साथ ये भी याद रखें कि ई के फॉर्मूलों में जो हमारे पास कंसेप्ट आता है वो एप्सिलॉन का आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के सब फॉर्मूलों में एप्सिलॉन चलता है, वहाँ पे बात आती है परमिटिविटी की। और जो हमारे पास बी के फॉर्मूले होते हैं उनमें म्यू चलता है, यहाँ बात आती है परमिएबिलिटी की। और ये दोनों परमिटिविटी और परमिएबिलिटी के जब कंसेप्ट को हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास EMT वेव आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसेप्ट। तो उसको जाने के लिए अभी थोड़ा सा समय लगेगा, तो मुझे उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आपने पूरा समझा होगा, इसका मैथ समझा होगा। और इस पर जो अप्लाइड क्वेश्चंस हैं, जो 2-3 क्वेश्चंस मैं ये देख रहा हूँ, इस पे फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, सीधा सीधा ये फॉर्मूला भी पूछा जाता है, और इस पे क्वेश्चंस को काफ़ी देखा जाता है इस फॉर्मूले पे बेस। तो ये हमारा सेंटर पे है, बी एट सेंटर, और ये बी है हमारा एट डिस्टेंस x, दिस वन। इसको और इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों में रखें, और इन्हें कोशिश करें दोनों एक्सप्रेशनों को कि इन्हें तब तक रिमेंबर करने का प्रयास करें जब तक कि आपकी परमानेंट मेमोरी में ना जाए, क्योंकि सर्कुलर कॉइल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरी जो इसमें महत्वपूर्ण बात है जो मुझे इसमें डिस्कस करनी है, इसी लेक्चर में डिस्कस कर रहा हूँ, वो है कि सर्कुलर कॉइल से हम हेल्महोल्ट्ज कॉइल भी बनाते हैं। 2 सर्कुलर कॉइल ले लेते हैं, और सर्कुलर कॉइल 2 इस तरीका से लेकर चलते हैं कि एक का मैग्नेटिक फील्ड जब डिक्रीज होता है रीजन में, तो दूसरे के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीज होता है। 2 सर्कुलर कॉइल ले लेते हैं, एक सर्कुलर कॉइल इस तरीका से और दूसरी सर्कुलर कॉइल इस तरीका से, दोनों में सेम दिशा में करंट फ्लो कराते हैं, और उनके बीच की जो डिस्टेंस है, जितनी उनकी रेडियस होती है उनके बराबर इतनी डिस्टेंस रखते हैं। तो अगर हम यहाँ से ये पता करने की कोशिश करें कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे, किस तरीका से कर्व खींचेगा बी का और एक्स का, तो खींच के देखें बी और एक्स कर्व कैसे खींचेगा, बताएं कौन कौन खींच रहे हैं बी का एक्स के साथ कर्व। इसी में मैं कंसेप्ट को बढ़ा रहा हूँ थोड़ा सा, और इसमें कोशिश करूंगा कि आपको हेल्महोल्ट्ज कॉइल भी समझा दूं कैसे बनती हैं और कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने का प्रयास करें, बी और एक्स का कर्व खींचें, तो ये कुछ इस टाइप का कर्व हमें मिलता है, ये एक्स और ये बी।
और हम दूसरी भी अगर एक कॉइल लें, थोड़ा सा गैप जो है कम कर दें, तो ये हमारी एक कॉइल है, ये दूसरी कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक्स है। इस तरीका से ये कर्व बनेगा, ये यहाँ पे घट रहा है, ये इधर की तरफ घट रहा है। तो अगर इन दोनों का सुपरपोजिशन किया जाए तो ये इस तरीका का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ जनरेट होगा, इस तरीका का। तो ये बी कैसा बन जाएगा, यहाँ कांस्टेंट बन जाएगा अप्रोक्स। ये क्या बना दिया मैंने, हेल्महोल्ट्ज कॉइल। तो हेल्महोल्ट्ज कॉइल में क्या होता है कि दो सर्कुलर कॉइल हम ले लेते हैं, एक ये कॉइल और एक इसके पास में एक दूसरी कॉइल। इस कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैसे जाती है, बी ऐसे डिक्रीज होता है और इधर की तरफ को डिक्रीज होता है। दोनों तरफ का मतलब क्या है, इधर की तरफ भी और इधर भी, दोनों तरफ को मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, चाहे हम सेंटर से राइट को चले चाहे लेफ्ट चले। क्यों, क्योंकि एक्स हमारा चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, जब एक्स बढ़ेगा तो बी घटेगा। बी सबसे ज्यादा कहाँ होगा, सेंटर पे, और सेंटर के दोनों तरफ बी कम होगा। तो बी यहाँ हमारा मैक्सिमम हो गया सेंटर पे, और दो इधर की तरफ भी घट रहा है और इधर भी घट रहा है। दूसरी कॉइल ले ली, जिनके इनके बीच में कितना सेपरेशन रखा, जितनी उसकी रेडियस है कॉइल की उसके बराबर सेपरेशन रखा। तो यहाँ पे जो दूसरी कॉइल है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ भी घटेगा और इधर भी घटेगा। अब इसका और इसका सुपरपोजिशन देखेंगे तो हम क्या देख रहे हैं, इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर को कम होता जा रहा है, लेकिन उसी स्टेज पे इसकी जो वैल्यू है वो बढ़ती जा रही है। तो इन दोनों का नेट असर कैसा होगा, कांस्टेंट पैदा हो जाएगा। फिर से समझे एक बार, जैसे जैसे इसका मैग्नेटिक फील्ड घटता है एक्स के बढ़ने पर, ऐसे ऐसे इसका मैग्नेटिक फील्ड जब हम इधर की तरफ चलेंगे तो इसका बढ़ जाता है। तो इन दोनों का एडिशंस कैसा बना लेगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना लेगा। और इसी को क्या बोलते हैं, हेल्महोल्ट्ज कॉइल। साइंटिस्ट का नाम था हेल्महोल्ट्ज। उसने क्या कंसेप्ट लगाया कि दो सर्कुलर कॉइलों को उनकी रेडियस के बराबर डिस्टेंस सेपरेशन के ऊपर रख दिया, और क्या कहा कि अगर इनके बीच में हम कोई कॉइल लें जो मैग्नेटिक फील्ड को बताती हो, तो पता चलेगा कि वो मैग्नेटिक जो कॉइल है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, ऐसे बिहेव करती है। तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पैदा करने को काम आता है हेल्महोल्ट्ज कॉइल। इन दोनों के बीच में जब इसका मैग्नेटिक फील्ड घटता है तो इसका बढ़ जाता है, इसका जब घटता है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है, जिससे दोनों का मैग्नेटिक फील्ड ऐड होकर कांस्टेंट और यूनिफॉर्म बन जाता है। इसको हम बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज कॉइल, और साइंटिस्ट का नाम था हेल्महोल्ट्ज, जिसके ऑनर में इसको क्या कहा जाता है, हेल्महोल्ट्ज कॉइल। तो इसमें मैंने क्या क्या चीजें डिस्कस कर दी, सर्कुलर कॉइल डिस्कस कर दी। देखो 3 एस्पेक्ट डिस्कस कर दिए। सर्कुलर कॉइल के कारण बी एट डिस्टेंस एक्स। दूसरा क्या डिस्कस कर दिया, बी एट एक्स बराबर 0। तीसरा क्या डिस्कस कर दिया, हाइड्रोजन एटम में बी कैसे निकालते हैं और किन किन फैक्टरों पर निर्भर करता है, वो डिस्कस किया मैंने। चौथा मैंने क्या डिस्कस कर दिया, करंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो कैलकुलेट की हुई है। उसके अलावा 5वीं चीज क्या डिस्कस कर दी, हेल्महोल्ट्ज कॉइल कैसे बनती है। तो ये महत्वपूर्ण चीजें थी इसमें। और एक होमवर्क में मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूं कि आप बताएं एक्स की किस वैल्यू के लिए बी जो है वो स्टैग्नेटेड हो जाएगा। dv अपॉन dx को 0 करना है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पता करना है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन dv अपॉन dx और d2b अपॉन dx स्क्वायर को 0 करके देखें और बताएं किस x के ऊपर ये वैल्यू 0 होती है। ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जाता है। तो होमवर्क में मैंने एक ऐसा क्वेश्चन दिया है आपको जो पेपर में लगातार पूछा जाता है, कंपटीशंस के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 5-6 आयाम जो है इसके डिस्कस किए। फॉर्मूले निश्चित तौर से ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, दोनों ही पे क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।